नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। 21वीं सदी में प्रगतिशील, उदार, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भारत का ख्वाब दिखाने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है। राजीव गांधी ने हमेशा बदलाव भरी राजनीति करने की कोशिश की और उनकी नीतियों से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके कार्यकाल में देश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था। अब फिर से एक बड़े बदलाव की तैयारी उनकी धर्मपत्नी और इस वक्त कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी कर रही हैं। जी हां, पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि देश में गैर भाजपाई दलों के एक बड़े हिस्से में इस बात की कोशिश चल रही है कि सारे विपक्षी दल एकजुट हो जाएं ताकि भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकें। शरद पवार, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, इन सब ने अपनी अपनी कोशिशें कर ली हैं और अब सोनिया गांधी की बारी है और सोनिया गांधी ने भी ये बीड़ा उठा लिया है। आज शाम दरअसल 4:30 बजे उन्होंने विपक्षी दलों की एक वर्चुअल बैठक बुलाई थी। आज दिन था, राजीव गांधी की जयंती थी, आप जानते हैं, और उसके साथ साथ इस बैठक में कांग्रेस की जो कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, उन्होंने जो बैठक बुलाई थी जिसमें कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके, शिवसेना, जेएमएम, सीपीआई, सीपीआईएम, उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी, फिर आरजेडी, एआईयूडीएफ, फिर बीसीके, फिर लोकतांत्रिक जनता दल, फिर जेडीएस, आरएलडी, आरएसपी, केरल कांग्रेस मनीला जो है वो, और पीडीपी और आईयूएमएल के प्रतिनिधियों ने शिरकत की है इस बैठक में। तो इस बैठक में क्या कुछ रहा, क्या नतीजा देखने को मिल सकता है इस बैठक का, क्या यूपीए पार्ट 3 का दौर देश देखेगा, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारा न्यूज पॉइंट रहेगा जिसमें हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों ये बताने, ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि इन 19 दलों की जो आज बैठक हुई है ये क्या मायने रखता है आने वाले समय में देश की राजनीति में, ये सब समझने की हम कोशिश करेंगे। और इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं 3 वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है। आइए सबसे पहले आप सबका परिचय करवाऊं। हमारे साथ मौजूद हैं श्रवण गर्ग जी, आप जानते हैं, बहुत परिचित हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, भास्कर के ग्रुप एडिटर रह चुके हैं, तमाम बड़े अखबारों और मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे हैं। श्रवण जी, आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी का। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और स्वागत है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का। तो आप तीनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। स्वागत करता हूं तमाम दोस्तों, साथियों और शुभचिंतकों का जो इस वक्त तक हमारे साथ इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं आज क्या ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव और शरद पवार के बाद अब सोनिया गांधी और उससे पहले एक नाम और जोड़ दूं, राहुल गांधी भी, इन तमाम नेताओं ने अलग अलग अपने अपने ढंग से विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश की थी और वहीं हम देख रहे हैं कि अब सोनिया गांधी भी यहां आ गई हैं। तो क्या सोनिया गांधी की ये जो बैठक आज हुई है, आज सोनिया गांधी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि उनके पतिदेव राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी का आज जन्मदिन था और इस मौके पर सोनिया गांधी ने वर्चुअल बैठक की जिसमें 19 प्रमुख विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए और इतना ही नहीं, लगभग 4 मुख्यमंत्रियों ने इसमें शिरकत की है इस पूरे कार्यक्रम में। और 1.5 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है और यही सब समझने, यही सब देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इस देश में अब एक नई विपक्षी एकता हमें दिखाई देगी। और लेकिन एक बात इसमें और भी है, ये है कि उसमें समाजवादी पार्टी इस बैठक से दूर रही, इस बैठक से बहुजन समाज पार्टी दूर रही, इस बैठक से आम आदमी पार्टी दूर रही। आम आदमी पार्टी का यहां कहना है दोस्तों कि हमें तो इनवाइट ही नहीं किया गया, यानी आमंत्रित नहीं किया गया आम आदमी पार्टी को। लेकिन यह कहा जा रहा है कि मायावती जी जो हैं वो इस बैठक से, उन्हें आमंत्रित किया गया था लेकिन बैठक से दूरी बनाकर रखी। हालांकि इसमें भी अभी ये कंफर्म मैं अपनी तरफ से नहीं कर सकता हूं कि उन्हें इनवाइट किया गया था या नहीं किया गया था। जहां तक हमारी खबर है वो यही है कि बसपा और आम आदमी पार्टी दोनों को इनवाइट नहीं किया गया था कांग्रेस की तरफ से। लेकिन जो भी हो, मायावती का इस पूरे तमाम पिछला घटनाक्रम, जिसमें कि चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी की बैठक हो, चाहे यानी चाय पार्टी, नाश्ते की पार्टी राहुल गांधी की हो, चाहे लालू प्रसाद यादव की जो मुलाकातें हो या शरद पवार की बैठकें हों, इन बैठकों से मायावती का दूर रहना भी एक राजनीतिक मायने रखता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सोनिया गांधी के इर्द गिर्द इतने नेता इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन राहुल गांधी के इर्द गिर्द इतने नेता इकट्ठा क्यों नहीं होते।
ये भी समझने की कोशिश करेंगे। सीधे आना चाहूंगा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी श्रवण गर्ग जी, आपके पास ही सीधा। इस पूरे घटनाक्रम में आज हालांकि अभी बहुत कुछ आगे भी है, ओपनिंग कमेंट आपका चाहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम को आप किस ढंग से देखते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अगले 5 राज्यों में जो चुनाव है उसकी तैयारियों में बहुत ही एग्रेसिव वे में आगे दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ विपक्षी दल अभी भी एकजुट होने की कोशिश ही कर रहे हैं। क्या कहेंगे ओवरऑल? मैं इसको बहुत देखिए, आप पिछले कुछ महीनों का घटनाक्रम देखें तो एक लगातार कोशिश चल रही है विपक्षी दलों को एक साथ लाने की। ये पहले कभी नहीं हुआ। आपने कहा कि राहुल गांधी क्यों नहीं है और सोनिया गांधी क्यों है, तो ये है तो सही, इंपॉर्टेंट चीज है। हमने पिछली बैठक में देखा कि राहुल गांधी को लेकर किस तरह से थोड़ा सा कुछ विपक्षी दलों में सहमति नहीं है, जो कि मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि अब जीवन में भारतीय राजनीति के उसमें कोई यूपीए जैसी कोई चीज नहीं बनने वाली है। यूपीए का जो आपने जिक्र किया यूपीए 3 का, तो मैं अब यूपीए को नहीं देखता हूं। और अब जो सरकार बनेगी वो एक 1977 की सरकार का एक परिष्कृत रूप हो सकता है, क्योंकि इस समय जो लोग हैं वो काफी नए हैं, युवा हैं और विजन वाले हैं, तो इसलिए तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा, आपने कहा कि बसपा को बुलाया होगा, वो नहीं आई, तो मैं ये मानता हूं कि उनको नहीं बुलाया गया है और बुलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बसपा और भाजपा दोनों में अब उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं रह गया है। अखिलेश नहीं आएंगे, समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो पहुंच है उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है, और वो इस तरह के किसी अलायंस को ज्वाइन करके उत्तर प्रदेश में कोई गलत संदेश नहीं देना चाहते हैं कि वो कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। इस जो बैठक का जो इंपॉर्टेंट हिस्सा मैं मानता हूं वो सीपीआई सीपीएम का ज्वाइन करना मानता हूं, क्योंकि बंगाल में तृणमूल और कांग्रेस दोनों के प्रति उनका एवर्शन होते हुए, हालांकि कांग्रेस के साथ तो उन्होंने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, उसके बावजूद पॉलिटिकली दोनों अलग एंटिटीज हैं। और केरल में भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वहां वामपंथियों के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो इसके बावजूद उनका आना इस बैठक में मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें आरएलडी का मौजूद होना, राष्ट्रीय लोकदल का मौजूद होना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये एक इंप्रेशन दिया जा रहा था कि आरएलडी जो है समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकती है, या आरएलडी का समर्थन अखिलेश को मिल सकता है। ये चीज अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि आरएलडी अगर उसने अपने ऑप्शंस खुले रखे हैं और वो कांग्रेस के साथ मिलकर कोई नया मोर्चा बना सकती है उत्तर प्रदेश में, तो वो भी एक नई संभावनाएं बन सकती हैं। तो ये एक जो बड़ा फैक्टर है वो ये है। देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा ये भी मैं बार बार कह रहा हूं कि इस विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को इस लिहाज से नहीं देखा जाना चाहिए कि ये पूरी तरह से बीजेपी को नेस्तनाबूद कर देंगे, हटा देंगे सत्ता से। बीजेपी के पास जो अभी ताकत है, बहुत जबरदस्त ताकत है पार्लियामेंट में, और कोई ऐसा नहीं है कि वो बाउंड्री पर बहुमत है या इस तरह का है कि उसको एकदम आप डिसलॉज कर सकते हैं। जो इस समय जरूरत है वो बहुत बड़ी जरूरत यह है, दो चीजों की जरूरत मुझे लगती है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष किस तरह से परफॉर्म करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर विकेट पर है, और लगातार आप देख रहे हैं कि अभी कल भी अमित शाह जी ने बैठक बुलाई थी उत्तर प्रदेश के नेताओं को लेकर, और उसमें योगी जी भी मौजूद थे। तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा इनके लिए मोर्चा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसमें और आम आदमी पार्टी को मैं, जो आपने कहा कि वो भी नहीं थे, तो मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं। दिल्ली तक उनका अभी प्रभाव सीमित है और पंजाब में थोड़ा फैल रहे हैं वो।
अकाली दल भी नहीं थे इस बैठक में, वो आएंगे भी नहीं, वो कांग्रेस के खिलाफ है। तो उत्तर प्रदेश में अगर विपक्षी दल निश्चित रूप से बीएसपी अपना चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जो वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का उसको कमजोर करना चाहेगी, कांग्रेस के वोट बैंक को कमजोर करना चाहेगी। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, बसपा है, ये तो निश्चित है। और भी जो सपा तो है ही, कांग्रेस भी है, तो 4 पार्टियां तो प्रमुख रूप से हैं वहां। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत सारी चीजें तय करेंगे कि वहां भारतीय जनता पार्टी को कितना कमजोर किया जा सकता है या सत्ता से हटाया जा सकता है। मैं इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण नजरिए से देखता हूं और मैं ये मानता हूं कि ये जो चल रहा है सब कुछ 2024 को लेकर चल रहा है, और इन बैठकों का जो सबसे बड़ा परिणाम होना चाहिए, जैसे इसमें आंध्र की तरफ से भी जो है वाईएसआर की कांग्रेस नहीं थी, और तेलंगाना की टीआरएस भी नहीं थी, और उड़ीसा की बीजेडी भी नहीं थी। तो अब ये जो तीनों स्टेट से इंपॉर्टेंट है, यहां पार्लियामेंट की लोकसभा की 63 सीटें हैं, पर ये बीजेपी के साथ हैं ये भी नहीं कह सकते। तो इन लोगों के ऑप्शंस हमेशा खुले रहते हैं कि जो सत्ता में होता है ये उनके साथ रहते हैं। मोटे तौर पर सिर्फ आंध्र को छोड़ के हम कह सकते हैं ऐसा कि आंध्र का अगर जो थोड़ा सा झुकाव है वो विपक्ष की तरफ ही रहेगा, क्योंकि जो वहां की जो रूलिंग पार्टी टीआरएस तो बेसिकली कांग्रेस ही है। जैसे शरद पवार की कांग्रेस या ममता की कांग्रेस, वैसे टीआरएस भी कांग्रेस का ही हिस्सा है। तो अभी कुल मिला के मैं मानता हूं कि ये एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको ये आगे बढ़ेगी, ये प्रोसेस है। और बीजेपी इस समय बहुत ही आक्रामक मुद्रा में नहीं है। आपको एक चीज और देखना चाहिए कि वो बहुत ही बचाव की मुद्रा में है, और वो काफी आप हर मोर्चे पर काफी इस समय घिरी हुई है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता लगातार कम हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास सांप्रदायिकता को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, और अफगानिस्तान के मुद्दे पर अभी कोई बोल नहीं रहा है, मीडिया में भी कोई ज्यादा बात नहीं हो रही है। हम लोगों की जो पूरी नीति रही थी, हमारे लोग वहां जो फंसे हुए हैं अभी, और आज भी जो तालिबान ने हमला किया है वहां भारत के कुछ ठिकानों पर, तो अब वो उसको लेकर भी देश में अगर चर्चा हुई कि भारत की नीति अफगानिस्तान के प्रति क्या रही और उसके कारण नागरिकों को वहां किस तरह से नुकसान उठाना पड़ा, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक फैक्टर हो सकता है। भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या उसका क्या असर देश की राजनीति पर पड़ेगा, खासकर अफगानिस्तान में जो अभी जो घटनाक्रम बदला है उस हिसाब से, जो सरकार बदल गई है वहां की, उस हिसाब से ये भी देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ रहता है, क्योंकि सामने 5 राज्यों का चुनाव है। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव के साथ साथ विपक्षी एकता किस दिशा में जाती हुई, ये जो पूरा का पूरा जो ये घटनाक्रम है वो किधर हम देख रहे हैं, ये पूरा विपक्षी दल किधर जा रहे हैं वो देखना होगा, समझना होगा। लेकिन क्या ये नजरें इनकी 2022 पर टिकी हुई है या 2024 पर? जैसा श्रवण जी बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो है वो 2024 को लेकर के कवायद है। ये भी समझने की आगे भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले अब प्रशांत जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा है, कुछ उनके विचारों को, उनके बयान को थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि ये क्लोज डोर मीटिंग थी और वर्चुअल मीटिंग थी, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी ने कहा है कि हम सभी की अपनी बाध्यताएं और सीमाएं हैं, लेकिन समय आ गया है कि देश के हित में हम इन बातों से ऊपर उठें। 2024 के आम चुनाव अंतिम लक्ष्य हैं। 2024 के ये रिमार्केबल है, 2024 के आम चुनाव अंतिम लक्ष्य हैं। ये एक चुनौती है, लेकिन एकजुट होकर हम ऐसा कर सकते हैं। हमें ऐसा करना ही होगा, क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं
नहीं है। हमें देश में एक ऐसी सरकार बनाने की योजना पर काम करना होगा जो देश के स्वाधीनता आंदोलन के मूल्यों और संविधान के सिद्धांतों पर विश्वास करती हो। यह सबसे बड़ी बात है कि जो देश के स्वाधीनता आंदोलन के मूल्यों और संविधान के सिद्धांतों पर विश्वास करती हो, पहली बात। और दूसरी बात, 2024 के आम चुनाव अंतिम लक्ष्य हैं। ये जो महत्वपूर्ण बात सोनिया गांधी ने कही है वही यहां हम आपको दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन इन्हीं बातों के साथ सीधा आना चाहूंगा प्रशांत जी आपके पास। सोनिया गांधी एक तरफ हम देख रहे हैं कि आज 19 बड़े विपक्षी दल के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रही है, वर्चुअल मीटिंग ही सही लेकिन मीटिंग हुई है। और ये एक जो विपक्षी दलों के बीच जो दूरियां थी उनके बीच एक नजदीकियां दिखाई दे रही हैं, बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ सामने जब 2022 का चुनाव है और उसमें सबसे बड़ा सूबा यानी कि उत्तर प्रदेश है, नजरें सबकी वहां टिकी हुई हैं। वहां पर 4 प्रमुख विपक्षी दल अलग अलग नजर आ रहे हैं, अलग अलग ही नहीं अलग थलग नजर आ रहे हैं। उसमें कांग्रेस तो है ही जो बैठक बुला रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई भी दल इनके साथ, मतलब आरएलडी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी जो प्रमुख दल हैं जैसे समाजवादी पार्टी जिनका आरएलडी के साथ गठबंधन है, लेकिन ये श्रवण जी ने सही कहा कि ये एक रिमार्केबल है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन वाला आरएलडी आज इनके साथ दिखाई दे रहा है। तो चलिए आरएलडी को किनारे कर दें, लेकिन समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी अब वहां है। तो ऐसे दल जो हैं वो वहां आज की बैठक में दिखाई नहीं दे रहे थे। दूसरी बात ये प्रशांत जी की अभी नजरें 2022 पे होनी चाहिए या 2024 पे होनी चाहिए, ये भी एक सवाल यहां पैदा होता है, खड़ा होता है। इसलिए ये सवाल भी यहां कर रहा हूं कि सामने अगर 5 राज्यों का चुनाव, उसमें से भी अगर उत्तर प्रदेश पर सबका फोकस रहे तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और उन 80 सीटों में से जो ज्यादा से ज्यादा सीटें ले जाती है जो पार्टी, उसकी सरकार दिल्ली में बनती हुई दिखाई देती है, देश में बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन ओवरऑल अभी जो कवायद चल रही है इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सबसे पहले वहीं से चर्चा शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर तो ये पूरा का पूरा आज का घटनाक्रम, उस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, इसको मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़कर नहीं देख रहा हूं। और जैसा सोनिया गांधी ने भी अपनी बातचीत में कहा है कि 2024 के लिए हमको सिस्टमेटिकली तैयार होना पड़ेगा। तो सिस्टमेटिकली तैयार होने का मतलब है कि एक गठबंधन का स्वरूप सामने आए, उसका नाम सामने आए, उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो कोई, ये स्वरूप उसका सिस्टमेटिकली क्या है, और उसके बाद फिर चुनाव की जो रणनीतिक तैयारी है, कौन कहां से लड़ेगा, सीट एडजस्टमेंट क्या होगा, वो सब सारी डायनेमिक्स है। तो इसको में उत्तर प्रदेश के चुनाव का असर जरूर होगा। यानी अगर चुनाव जिस भी तरफ जाता है तो वो बीजेपी या कांग्रेस के खेमे के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनके मनोबल पे जरूर असर पड़ेगा। लेकिन इसको मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को 2024 के गठबंधन से होकर नहीं देख रहा हूं। और क्योंकि हो सकता है कि 2022 के चुनाव के बाद ये जो गठबंधन अभी हमको दिख रहा है इसमें भी फेरबदल हो जाए उत्तर प्रदेश को लेकर। तो जो पार्टियां अभी नहीं आ रही वो कल दिखाई दे जाए, क्योंकि अभी वो जैसे श्रवण जी ने कहा ना कि कुछ मजबूरी उनकी है। तो मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में और समाजवादी पार्टी की मजबूरी क्या है और बीएसपी की मजबूरी क्या है, क्यों अलग रहे, उस पे मैं बाद में आऊंगा। लेकिन एक जो मोटा मोटा अभी तस्वीर दिखाई दे रही है, लैंडस्केप दिख रहा है, पॉलिटिकल लैंडस्केप अगले कुछ सालों तक जो बनेगा, तो उसमें 3 पक्ष बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं। एक बीजेपी है जिसके पास सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त एनडीए में जेडीयू है, शिवसेना जा चुकी है, अकाली दल जा चुका है, बाकी उनकी पार्टी में 19 पार्टियां ऐसी जिनका एक भी मेंबर लोकसभा में नहीं है। तो वो एनडीए में, एनडीए का मतलब इस वक्त केवल और केवल बीजेपी और जेडीयू और कुछ छोटी पार्टियां हैं। दूसरी तरफ एक गठबंधन जो 19 पार्टियों का भी दिख रहा है, उसमें बड़े क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो एनसीपी है, चाहे वो शिवसेना है, चाहे वो झारखंड की पार्टी है, चाहे वो दूसरी और पार्टियां हैं, टीएमसी है, लेफ्ट फ्रंट है। तो ये एक जो बड़ा एक लैंडस्केप दिख रहा है वो ये दिख रहा है।
और तीसरा एक उसमें हमको दिख रहा है जो कोई मोर्चा नहीं है, अलग अलग पार्टियां हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी है, अकाली दल है, ओवैसी का MIM है, इस तरीके की तमाम सारी पार्टियां, आंध्रा और तेलंगाना की पार्टियां भी रहेंगी, जो हो सकता है कि तस्वीर 2023-24 तक आते आते बदल जाती। लेकिन ये मुख्य तौर पे 3 हमको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि 2 मोर्चे 2024 में 2 मोर्चे आमने सामने होंगे, ये बात तय हो चुकी है। यानी ये 19 पार्टियां, जो कल हो सकता है कि 22 हो जाए या 21 हो जाए या 24 हो जाए, और दूसरा NDA, उनका भी घटबढ़ रहेगा, क्योंकि JDU तो रहेगा शायद उनके साथ, लेकिन और भी पार्टियां हो सकता है कि चुनाव के करीब तक आ जाएं। तो ये अब उसके बाद सबसे बड़ी चीज आती है कि मुद्दों की, ये जो पार्टियां आ रही हैं, देखिए 77 में जो पार्टियां आई थी वो भानुमति का पिटारा था, वो इमरजेंसी के भुक्तभोगी थे और उनका एकमात्र नारा था कांग्रेस हटाओ, इंदिरा गांधी हटाओ। ये नारा इनका भी है, सारे लोग बीजेपी के मुखालफत करने वाले लोग हैं, लेकिन एक और बात बहुत ध्यान देने की है कि आइडियोलॉजिकल प्लैंक, यानी विचारधारा की जमीन पर ये लगभग एक साथ खड़े हैं। ममता, कांग्रेस, लेफ्ट, NCP में कोई बहुत अंतर नहीं है, और शिवसेना भी अब धीमे धीमे अपनी विचारधारा को, जो अब तक उसकी पहचान थी, उसको छोड़कर वो भी विचारधारा में उनके यहाँ भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। तो यानी ये वैचारिक फ्रंट बन रहा है, और ये एक बड़ी बड़ी घटना है जो यहाँ से आगे शेप लेगी, और वो शेप जो लेगी, वो जो लैंडस्केप दिखेगा वो ये 3 प्लेटफॉर्म में दिखाई देगा। NDA, कांग्रेस प्लस फेडरल फोर्सेस, तीसरा जिसका कोई फ्रंट नहीं है लेकिन छोटी पार्टियां हैं, ये 3 फ्रंट रहेंगे। और जैसा अभी श्रवण गर्ग जी ने भी बताया था कि UPA 3 बनता हुआ यहां दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इतना जरूर दिखाई दे रहा है कि ये एक 1977 वाली स्थिति हो सकती है। अभी श्रवण जी ने ऐसा बताया भी था, और जैसा आप भी बता रहे हैं कि एक कांग्रेस के साथ जो फेडरल जो फ्रंट है वो हो सकता है, और एक छोटे दलों का गठबंधन, या बिखरा हुआ एक और अलग कुछ पार्टियां बिखरी हुई हो सकती हैं जो बाद में आ सकती हैं, और कुछ पार्टियों का जिक्र अभी श्रवण जी कर भी रहे थे, जैसे कि BJD है, TRS है, ऐसी पार्टियां जो हैं वो सत्ता पक्ष के साथ साथ चलती हैं। आने वाले समय में अगर सरकार बदल जाए तो वो पार्टियां हो सकता है कि उस समय की जो सरकार होगी उसके साथ चली जाए, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन आज की तारीख में कवायद चल रही है विपक्षी दलों को एकजुट कराने की, और इसमें ममता बनर्जी जब कलकत्ता से दिल्ली आती हैं, उस समय से लेकर के पिछले 1.5 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग कवायदें हो रही हैं। एक तरफ शरद पवार हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं आजकल शरद यादव भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो भी तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से बीमारी के बाद जब उभर के आए हैं बीमारी से, तब से वो मिल रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। साथ साथ तो शरद पवार, शरद यादव, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, ये तमाम नेता हैं, राहुल गांधी हैं, और दूसरी तरफ अब आज सोनिया गांधी का भी पदार्पण हो गया है। तो ये सोनिया गांधी की बैठक में सबसे बड़ी बात यही रही कि 19 दलों के नेता, विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए हैं, लेकिन इसमें एक सवाल ये भी आता है जो कि पहले भी हम कर रहे थे कि कई ऐसे दल हैं जैसे समाजवादी पार्टी है, बसपा है, चाहे उधर देख लें तो साउथ के जो, और खासकर जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो दल हैं वो इसमें शामिल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये एक इतना बड़ा पार्ट है, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को जोड़ लिया जाए तो एक अलग तरह की तस्वीर नजर आएगी अगर इन जो लोकसभा की जो सीटें हैं उनको अलग कर दें। तो खैर आने वाले समय में क्या कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा, और सवाल ये कि सोनिया गांधी की इस कवायद को आप किस रूप में देखते हैं। हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे और बहुत सारी बातें होनी है, श्रवण जी के पास भी उसके बाद आपके बाद आऊंगा, लेकिन चर्चा यही कि आप इस कवायद को, सोनिया गांधी पहली बार यहां दिखाई दे रही हैं, विपक्षी दलों, अभी तक वो अपने दल अंदरूनी मीटिंग करती थी, लेकिन अभी पहली बार दिखाई दे रही हैं कि
कि वो विपक्षी दलों को आज आमंत्रित करके और एक साथ एक मंच पर, और उनके बयान को भी आपने देखा कि बयान में भी वो साफ कर रहे हैं कि भारत के जो स्वाधीनता संग्राम के जो को याद किया उन्होंने, और साथ साथ संविधान की चुनौतियों को भी सामने रखा है कि संविधान को भी बचाना है तो एक ऐसी सरकार के लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, आगे आना होगा। क्या कहते हैं आप सब पे? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि सोनिया गांधी की पहल जो है वो ईमानदार है, और जिस तरीके से सोनिया गांधी कह रही हैं कि संविधान को बचाना है, तो संविधान को बचाने की लड़ाई जो है मुझे लगता है कि वो 2024 से पहले लड़ी जानी है। 2024 में तो संविधान होगा या नहीं होगा अभी ये पता ही नहीं है, क्योंकि जो तैयारियां चल रही हैं वो तैयारियां यही है कि 2024 से पहले इस संविधान को समाप्त कर दिया जाए। तो मुझको लगता है कि ये जो तैयारी चल रही है, जो भी सोनिया गांधी की पहल पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं, जिनको भी थोड़ी सी समझ है, वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि जिस तरीके से संविधान को बदलने की तैयारियां हो रही हैं, जिस तरीके से जो सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए लोग हैं उनके जो बयानात आ रहे हैं, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नए संसद भवन में जो है नए संविधान के साथ प्रवेश किया जाए, ये जो चीज़ें चल रही हैं, तो ये मतलब साफ तौर पर इशारा कर रही है। और सबसे ज़्यादा जो मतलब मेरी चिंता का विषय वो ये है कि प्रधानमंत्री जब घुसे थे संसद में और उसके बाद उन्होंने जब संविधान को जो था बड़ा नमन किया, बड़ा पूजन किया, तो उसी दिन ये तय हो गया था कि प्रधानमंत्री जो इस संविधान के साथ जो है और भारतीय जनता पार्टी जो इस संविधान के साथ क्या करने की सोच रही है, तो ये तय हो गया था। और इस संविधान के प्रति भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी है कोई आज की नहीं है। मतलब जब संविधान बना था उस समय भी इनके जो पूर्वज थे उन्होंने उसका विरोध किया, क्योंकि संविधान को मनुष्य के खिलाफ मानते थे। और उसके बाद जब अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था। तो ये जो सब चीजें हैं, इसको मुझे लगता है ध्यान में रख करके ही ये सारी पहल हो रही है। 2024 तो बात की बात है, मैं फिर यही कहूंगा कि 2024 जो है वो बात की बात है। 2024 तब आएगा जब ये संविधान होगा, और अगर ये संविधान नहीं होगा तो अखिलेश यादव चाहे मीटिंग से बाहर रहे और चाहे मायावती मीटिंग में ना आए, तो ये संविधान है तभी उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका है, वो चाहे कोई भी हो। अगर ये संविधान नहीं है तो आप सैफई के नरेश हो सकते हैं, आप बादलपुर की नेत्री हो सकती है, महानेत्री हो सकती है, महासामाजिक कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर ये संविधान नहीं है तो आप जो है कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो भी कुछ दिया है, चाहे दलितों को दिया हो, चाहे पिछड़ों को दिया हो, चाहे वंचितों को दिया हो, किसी को भी दिया हो, और सबसे बड़ी बात जो हर व्यक्ति को वोट का अधिकार है वो संविधान ने दिया है। तो आज जो पहली लड़ाई है वो संविधान को बचाने की, और मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जिस तरीके से पहल कर रही है, और निश्चित तौर पर संविधान को बचाने की वो लड़ाई है। और इसीलिए कहा उन्होंने कि भाई केवल संसद के अंदर नहीं, संसद के बाहर भी जो है वो हम सब एकजुट हों। और बाहर होने का मतलब क्या है एकजुट है? बाहर एकजुट होने का मतलब यही है कि सरकार जिस तरीके से अपनी पॉलिसी पे आगे बढ़ रही है और जो उसके हिडन एजेंडा है उनको आगे चल रही है, तो उसको सिर्फ संसद से ही नहीं रोकना है, संसद के बाहर भी उसको रोकना होगा। और पिछले दिनों राज्यसभा के अंतिम दिन जो कुछ हुआ है राज्यसभा में, वो साफ इशारा कर रहा है कि अब इस संविधान के प्रति, संसद के प्रति इस सरकार की जो है कितनी आस्था बची हुई रह गई है, और किस तरीके से जो है वो चीज़ें मोड़ ले रही है और किस तरीके से आगे चीज़ें जा सकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई अब सिर्फ संसद के अंदर नहीं होनी है, संसद के बाहर भी एक लड़ाई निश्चित तौर पर लड़ी जानी है। तो मुझे लगता है कि ये जो सब तैयारियां ये है, और जिन लोगों का लक्ष्य जो है केवल 2022 है, जिनको लगता है कि पहले 2022 से निपट लें उसके बाद फिर 2024 की सोचेंगे, तो अभी कांग्रेस से दूरी बना लो या दूसरे लोगों से दूरी बना लो, तो मुझे लगता है वो छोटी सोच के लोग हैं, और इस छोटी सोच को जो है वो नुकसानदेह उनके लिए ही ज़्यादा होगा। देश के लिए नुकसान होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके लिए जो वो नुकसान मुझे लगता है वो ज़्यादा होने वाला है। और मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है, वो उन्होंने बहुत पहले लिखा था कि वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमान हुए, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तां में। तो ये जो आज जो हमने देखा है कि जो अब समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके जो नेता हैं अनुराग भदौरिया, उनका एक बयान अभी मैं थोड़ी देर पहले ही देख रहा था कि आया है कि वो प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी क्या किसी की मृत्यु हुई थी इसलिए मीटिंग में शामिल हुआ। तो भाई जीवन और मृत्यु जो है वो व्यक्तिगत कार्यक्रम है, पार्टी का कार्यक्रम जो है वो राम गोपाल यादव जी का कार्यक्रम नहीं है। तो पार्टी की तरफ से कोई शामिल हो सकता था। तो अगर आपकी सोच इतनी छोटी है कि आपको सिर्फ 2022 दिख रहा है, तो हो सकता है आप 2022 जीत जाएं, लेकिन आप ये देश हार जाएंगे। और अगर आप इसकी तरफ ध्यान नहीं है तो मुझे लगता है कि सारे दलों को जो भी साथ आए हैं या नहीं आए हैं, और शिवन जी ने बहुत अच्छी बात की कि कांग्रेस का संघर्ष जो है केरल में लेफ्टिस्ट के साथ भी है, लेफ्टिस्ट का संघर्ष बंगाल में ममता बनर्जी के साथ भी है, लेकिन अपनी सारी जो है
अच्छाइयाँ बुराइयाँ अपने सारे हित और वो सब देखते हुए भी, व्यक्तिगत हित भी, निहित स्वार्थ देखते हुए, उसके बाद भी लोगों को लग रहा है कि ये निहित स्वार्थ तो बाद में निपट लिए जाएंगे। समझ जो पहली जो समस्या है, जो पहला जो लक्ष्य है वो ये कि संविधान को बचाया जाए। ये जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो आज़ादी हमने इतनी मुश्किलों से पाई है, इतने संघर्षों के बाद पाई है, उस आज़ादी की रक्षा किस तरीके से की जाए। आज संकट देश की आज़ादी के ऊपर है। तो जिन लोगों की बात ये समझ में नहीं आ रही है, तो वो छोटी सोच के लोग हैं मुझको लगता है, और इस छोटी सोच से जो है उनको बाहर निकलना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है राजीव जी, ताकि दूसरे लोगों की राय पूछ लीजिए। अपने अपने विचार हैं और विचारों पर टिके भी रहना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंदु जी, लेकिन सवाल ये है, श्रवण जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगा। एक तरफ आपने ही बताया कि हाँ, वाम दल जो हैं वो एक स्वागत योग्य है कि वाम दल जो हैं वो आ रहे हैं। आश्चर्यजनक भी है कि केरल में आप लड़ते हैं कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन आज आप इस विपक्षी एकता में एक साथ जुटे हुए हैं, आ रहे हैं। एक यहाँ पर बात जो बार बार आती है सामने, वो बात ये है कि कांग्रेस अंदरूनी जो कला है उसमें, उससे भी दो चार हो रही है, और खासकर G23। और अगर बैठकों के दौर की बात करें तो कपिल सिब्बल के घर पर भी एक डिनर पार्टी हुई और कहा गया कि सिब्बल साहब के जन्मदिन पर वो पार्टी थी, जन्मदिन के दूसरे दिन सोमवार को जो पार्टी थी। और उस पार्टी में कई ऐसे दलों के नाम जो अभी आप गिना रहे थे, खासकर उसमें बीजद है, उसमें TRS है, ऐसे दलों के नेता भी उसमें आए थे और एक अलग ताकत दिखाने की कोशिश हुई थी वहां पर। जबकि उस दिन राहुल गांधी दिल्ली से दूर श्रीनगर में थे और सोनिया गांधी नहीं थी और प्रियंका गांधी देश से बाहर थी। तो ऐसे समय में हम जब देख रहे हैं श्रवण जी कि कांग्रेस अंदरूनी अपने उससे भी कलह से भी दो चार हो रही है, अध्यक्ष पद को लेकर, चेयरपर्सन के पद को लेकर के भी चर्चा जो है बार बार अंदर से ही आती है। और तो कांग्रेस एक तरफ अपने अंदर खाने में अपने आप को मजबूत कैसे करने की कोशिश करे, दूसरी बात ये कि जब बाहर की मजबूती और अलग अलग दलों को आप साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे में क्या ये जो चीजें हैं जिसमें कि आप अंदर खाने ही आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो आपके लिए क्या नुकसानदायक साबित नहीं हो सकता है? राजीव जी, बहुत सारे आपने चीजें रख दी है मेरे लिए बोलने के लिए, और प्रशांत जी ने भी बहुत सारी चीजें मुझे दे दी हैं। मैं देखिए, एक तो ये कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है उसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता हूं। कपिल सिब्बल ने लोगों को क्यों बुलाया था, ये कहा हो कि मेरी बर्थडे पार्टी है, आप आइए, और ये नहीं कहा हो कि इस मौके पर हम विपक्षी एकता की बात करेंगे। तो वहां क्या हुआ ये तो हमको पता नहीं है। वहां केवल जो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देश में विपक्ष की मजबूती के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है, केवल ये चीज सामने आई है। और केवल एक और बयान आया है अकाली दल के, जो कांग्रेस के खिलाफ आया है, बस। तो अकाली दल और उमर अब्दुल्ला के दो बयान हमारे सामने हैं। बाकी किसी का बयान ऐसा नहीं है कि जो ऐसा हो कि अब हमारे नेता जो हैं कपिल सिब्बल होंगे। तो इसलिए मैं वो दावत को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं। दूसरा ये कि जो अभी सुष्मिता देव छोड़ के गई हैं और उसके पहले ज्योतिरादित्य गए हैं और जितिन प्रसाद गए हैं, इन लोगों का देखिए ये चुनाव हारे हुए लोग हैं, और इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखिए तो ये बिल्कुल अपने जो पिता थे परिवार में एक सत्ता में रहे हैं ये लोग। मतलब सुष्मिता देव के पिता चीफ मिनिस्टर थे, संतोष मोहन देव, उनकी मां सिलचर से विधानसभा में थी। ये खुद 2019 का चुनाव सिलचर से हार चुकी थी, 2014 में जीती थी ये, है ना। तो ये ज्योतिरादित्य खुद अपना सांसद का चुनाव हार गए थे, और उनके बीजेपी में आने की को एक मजबूरी थी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के लिए भी मजबूरी थी, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार बनवाई है अपने लोगों से। तो मैं इन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं, और इंपॉर्टेंट हैं जो अपने सचिन पायलट हैं राजस्थान, उनको रोक रखा है कांग्रेस ने और मना रखा है। ये लोग जो छोड़ के जा रहे हैं ना राजीव जी, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरा, बीजेपी के अंदर कितनी कला है हमको पता नहीं चलती है।
लोग बोल नहीं पाते ना, इसलिए पता नहीं चलती है। शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच की कला हमको क्या पता। मतलब जो जितना बाहर आ रहा है, समाजवादी पार्टी में जितनी तोड़फोड़ है, बीएसपी से लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं लगातार, बीजेपी में जा रहे हैं और दलों में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो हम शायद कांग्रेस की कला को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई और मैग्नीफाई कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा 2-3 चीजें जो प्रशांत जी ने कही उस पर आता हूं। देखिए, जो 1977 का प्रयोग था और जो अभी विपक्षी एकता का बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं चूंकि जुड़ा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं कि मैं जेपी के साथ जुड़ा रहा हूं, इसलिए उस समय जयप्रकाश जी का एक आंदोलन था देश में, और अगर आप पाएं कि कितनी सीटें बिहार से जीती तो अब आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीटें लोकसभा की 1977 में जीती थी। तो बिल्कुल उस समय एक मूवमेंट से निकला हुआ विद्रोह था इंदिरा गांधी के खिलाफ। आज कोई विद्रोह नहीं है और कोई आंदोलन नहीं है, जनता बिल्कुल एक तरह से एनेस्थीसिया में है और लोकल एनेस्थीसिया में, और परेशानी झेल कर भी कुछ बोलना नहीं चाहती है। उसके मन में क्या है अभी, वो अपने मन की बात नहीं बता रही है। जो जनता है केवल प्रधानमंत्री बता रहे हैं, और प्रधानमंत्री डरे हुए हैं कि जनता कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तो ये एक आज की स्थिति थोड़ी सी अलग है। प्रशांत जी ने कहा कि इस समय जो विपक्ष की जो यूनिटी है ना, बहुत मुश्किल काम है। 1977 में तो विपक्ष बिल्कुल झूम पड़ रहा था एक दूसरे पर कि हमको भी लीजिए, हमको भी दीजिए। वो उनको पता था कि इस समय माहौल बिल्कुल जीतने का, जैसा उस समय कहा गया था कि बिजली के खंभे भी जीत गए चुनाव, अगर आप याद करें तो इस समय वो स्थिति नहीं है। देखिए, इन्होंने प्रशांत जी ने 2-3 बातें कही। एक तो कही कि इस समय मुद्दा क्या है इन लोगों के पास, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। इस समय मुद्दा कुछ नहीं है राजीव जी, मुद्दे की बात भी नहीं होना चाहिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी नहीं होना चाहिए, उस पर भी बात नहीं होनी चाहिए। केवल एक ही मुद्दा है, ये पार्टियां जहां जहां हैं नंबर 2 पोजीशन पे और नंबर 3 पोजीशन पे, वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़े। जैसे ममता ने बंगाल में कांग्रेस को कह दिया है कि भाई आपको जो सीटें आप जीत सकते हैं या जीते थे अतीत में, वहां टीएमसी खड़ा नहीं करेगी। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग उन राज्यों में भी हो जाए जहां ये पार्टियां मौजूद थी आज की बैठक में, तो वो भी काफी है। प्रशांत भूषण का जो एनालिसिस है वो ये है कि 19 राज्यों में कांग्रेस या तो सरकार में है या प्रिंसिपल अपोजिशन है, और 204 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस की दावेदारी बनती है। अब कौन कितनी जीतता है उसके बाद तय होगा कि यूपीए की बनेगी कि कोई गठबंधन बनेगा। इस समय मुद्दा यह है कि इस सरकार को कैसे डेमोक्रेटिक बनाया जाए, सबसे पहली चीज है। मैं एक चीज और बोल दूं, 2022 में अगर अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाते हैं उत्तर प्रदेश में, ज्यादा सरकार नहीं बना पाते, मान लीजिए कि सीटें तो बढ़ जाएं उनकी, और पर सरकार नहीं बना पाए, उस स्थिति में आप पाएंगे कि अखिलेश यादव भी सोनिया गांधी की मीटिंग में मौजूद हैं। इस समय अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंस है वो ये है कि वो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में एज नहीं देना चाहते हैं, केवल ये है। 2022 के बाद उनको ये झंझट उतना नहीं रहेगा लोकल लेवल पर, विधानसभा के लेवल, पार्लियामेंट की बात रहेगी, तो उस समय सीटों का एडजस्टमेंट हो सकता है और ऐसा कोई अनहोनी नहीं होगी। तो जो लोग अभी अनुपस्थित हैं वो भी 2022 का देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी
ये जो मौजूदा संकट है उससे कितनी कमजोर होती है या कितनी मजबूत होकर निकलती है। एक चीज और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं राजीव जी, क्योंकि विपक्ष की एकता केवल और केवल सोनिया गांधी और शरद पवार ही कर सकते हैं, और कोई उनकी हाइट का, उनके अनुभव का, उनकी प्रतिष्ठा का कोई नेता अभी है नहीं। हमको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें कि सोनिया गांधी इस समय 74 साल की हैं, बीमार रहती हैं, और ये ग्रुप 23 के नेताओं ने जब विद्रोह की चिट्ठी लिखी थी तब वो अस्पताल में थी। और शरद पवार 80 साल के हैं, और 2024 में सोनिया गांधी 77-78 की हो जाएंगी और शरद पवार 83-84 के हो जाएंगे। ये लोग 2029 के चुनाव की प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे विपक्ष की एकता को मजबूत करने के लिए, और इनकी अनुपस्थिति में कोई ऐसा नेता बचेगा नहीं देश में जो विपक्ष को एक साथ बिठा सके। तो मैं इस समय जो चल रहा है देश में उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। मैं इस लिहाज से इंपॉर्टेंट मानता हूं कि अगर इसका उद्देश्य ये भी हो कि हम जो सत्तारूढ़ दल अभी है, जिसको 2022-24 तक चुनाव सत्ता में रहना है, वो अगर डेमोक्रेटिक हो जाए ज्यादा और विपक्ष से डरने लगे और जो एक तरफा फैसले ले रहा है वो बंद कर दे, इसको भी मैं विपक्ष की बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा। एक और बात कह दूं मैं कि नीतीश कुमार पर बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं करती है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी है बिहार में चुनाव जीतने के लिए। नीतीश कुमार ने पेगासस की जांच की मांग की है, समर्थन किया है, और जातिगत आधार पर जनगणना की मांग की है, और प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं किसी भी कारण से। बिहार में इस समय अगर कोई पूरे विपक्ष में अकेला पड़ने वाला है इस पूरे संकट के बाद, 2022 के चुनाव के बाद और 2024 के चुनाव, वो नीतीश कुमार होंगे। और नीतीश कुमार सत्ता के बिना सांस भी नहीं ले सकते। देश मतलब वो ऑक्सीजन के बिना ले सकते हैं पर सत्ता के बिना नहीं ले सकते। तो आप पाएंगे कि 2022 के परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश के नीतीश कुमार और अखिलेश भी, क्योंकि किसी जमाने में नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए दिया जाता था विकल्प के तौर पर, तो वो बहुत महत्वाकांक्षी हैं। तो इसलिए मैं जो अभी चल रहा है देश में इस समय विपक्ष की एकता को लेकर और सोनिया गांधी, और एक और बात है कि राहुल गांधी ये समझ चुके हैं कि विपक्ष के लोग उनकी बुलाई बैठक में शायद नहीं आए। जैसे कि आप अपने घर में पार्टी रखें और आपके पिताजी लोगों को बुलाएं तो कितने लोग आएंगे, और आप बुलाएं तो कितने लोग आएंगे, ये फर्क है। राहुल गांधी से कम उम्र के जो लोग हैं वो तो आ सकते हैं, पर जिन लोगों ने राजनीति में राहुल गांधी से ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है और सड़कों की लड़ाई लड़ी है, वो थोड़ा सा खौफ खाते हैं। मतलब उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी की बैठक में ना आना चाहें, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला आना है। शरद पवार की बेटी आ जाए पर शरद पवार नहीं आए, तो ये थोड़ा सा बड़ा फर्क है।
और हम लोगों को इन चीजों पर गौर करना पड़ेगा कि ये जो बैठक में कितने लोग आए और नहीं आए, तो उसमें बहुत सारे गणित हैं, एक नहीं है। हमको केवल ये देखना है कि विपक्षी लोगों में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो एक साथ बैठने लगे हैं। बावजूद इसके बैठने लगे हैं कि वो जानते हैं कि ईडी भी है देश में, और सीबीआई भी है, और इनकम टैक्स भी है, और पुलिस भी है, और केंद्र के पास सब कुछ है। उसके बावजूद ये लोग मिल रहे हैं आपस में। मैं इसको एक बड़ी घटना मानता हूं। घटना मानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जिसमें कि आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि सोनिया गांधी के साथ 19 दलों के नेता जो हैं वो आज वर्चुअली मिले और लोगों बैठक हुई। लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी के साथ भी, शरद पवार के साथ भी, राहुल गांधी के साथ भी, और बहुत अच्छी तरह से बताया श्रवण जी ने कि आखिर क्या कारण है कि राहुल गांधी के बुलाने पर उतने लोग नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर 15 दल राहुल गांधी के साथ भी आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और एज का जो डिफरेंस है, उम्र का तकाजा, और फिर जब घर में अच्छी तरह से समझा रहे थे कि अगर पिताजी आपको अगर बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं लोगों को, तो कितने लोग आते हैं, और बेटा बुलाता है तो कितने लोग आते हैं, इस फर्क को तो समझना होगा। आज सोनिया जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, और राहुल गांधी कांग्रेस के सिर्फ एक सांसद हैं, उसके अलावा पोर्टफोलियो उनके पास नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी को जितनी तवज्जो मिलेगी उससे ज्यादा इज्जत के साथ में सोनिया गांधी को लोग पूछेंगे। और विपक्षी एकता अगर, और सबसे बड़ी बात ये कि विपक्ष के लोग इकट्ठा हो रहे हैं आज, जबकि जैसा बता भी रहे हैं श्रवण जी की चाहे ईडी का मामला हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे और भी कुछ हो, इन तमाम ये जो डर एक हो रखा है, पैदा हो रखा है इस देश में, उन डरों, उन तमाम चीजों को किनारे करके, दरकिनार करके अगर आप मिल रहे हैं तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे आप लोग कई बार सुनते भी होंगे, हमारे साथ बैठते हैं, लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार की बैठक 23 अगस्त को है। जी बिल्कुल, ये जानकारी दे रहे हैं जयशंकर जी, बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत लंबा समय बीत गया और एक दोनों के बीच जो फर्क है, इस बात को श्रवण जी समझा भी रहे थे बहुत अच्छी तरह से। हेमंत कुमार भी जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं पहले मोदी सरकार को लोकतंत्र के रास्ते पर लाना जरूरी है, क्योंकि अब तो संसद में भी लोकतंत्र दिखाई नहीं देता है। हमने देखा है जब भी विपक्ष के नेता बोलते हैं तो सत्ता पक्ष शोर शराबा करने लगता है। सीमा खातून जुड़ी हुई हैं, मोहम्मद सद्दाम जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, बहुत सारे साथी जो जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों का मदीना का मुसाफिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असलम चिश्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसैद अहमद लिख रहे हैं कि विपक्ष के नेता केवल एक ही मुद्दा को लेकर बीजेपी को मुश्किल में डाल सकते हैं। मुद्दा एक ही, संविधान एवं लोकतंत्र को बर्बाद होने से बचाना और नफरत के खिलाफ आंदोलन करना। उषा परगनिया है जो संविधान से बड़ा कोई नहीं है। देवेंद्र चटर्जी भी हैं जो कह रहे हैं कि सभी अपोजिशन पार्टियों को बीजेपी को के विरुद्ध एक जनमत तैयार करना पड़ेगा अपने अपने तरीके से। पंकज मील हैं जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बेचारे बैसाखियों के सहारे टिके हुए हैं। नीतीश कुमार तो बेचारे बैसाखियों के सहारे टिके हुए हैं, उनकी तो मजबूरियां हैं कि बीजेपी के साथ ही सत्ता में रह सकते हैं। जैसा अभी श्रवण जी ने कहा भी कि भले ऑक्सीजन के बिना रह लें नीतीश बाबू, लेकिन सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे तमाम साथी जुड़े हुए हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और सुभाष तिवारी भी हैं और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और सीधे एक बार प्रशांत जी आपके पास आना चाहूंगा। और चर्चा में बहुत सारी बातें यहाँ आ गई और अच्छी बात है कि बहुत ओपनली और खुल करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और एक जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, ये एक इस देश के लिए पिछले 7 साल के घटनाक्रम में अगर पिछले पन्नों को पलटें तो एक बहुत बड़ी घटना है ये पिछले 1.5-2 महीने में, कि लगातार किसी न किसी मंच के द्वारा हम विपक्ष को एकजुट होते हुए देख रहे हैं। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले अमलेंदु जी भी बता रहे थे और अभी आप दोनों ने भी बताया, श्रवण जी ने भी बताया और प्रशांत जी आपने भी, कि 2022 के बाद और भी बहुत कुछ होना है। श्रवण जी ने बहुत विस्तार से बताया इन बातों को कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो भी करवट लेगी।
और वहां भी हम देखेंगे कि जो अभी ये सारे दल हैं जो आज इन मंचों पे नहीं आ रहे हैं, विपक्षी एकता की जो बात हो रही है वहां नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन वो भी पहुंचने लगेंगे। तो 2024 सामने है, सोनिया गांधी की उम्र का तकाजा है, शरद पवार की उम्र का तकाजा है, सब कुछ है सामने। लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सोनिया गांधी एक चुनौती के रूप में तो हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय का जो समय 2004 का चुनाव आप याद कीजिए, और इंडिया शाइनिंग उस समय एक परवान चढ़ा हुआ था इंडिया साइनिंग का, चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में चारों तरफ सड़क से लेकर के अखबारों तक आप इंडिया साइनिंग का नारा देख रहे थे। और उस बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी, और आज की तारीख में हम एक बार फिर से सोनिया गांधी को सामने आते हुए देख रहे हैं। कितनी चुनौती पेश कर सकती हैं सोनिया गांधी, अकेले उनकी बात में कर रहा हूं, और उनके मतलब ये सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष उनके साथ नहीं, एक लीडर के रूप में, एक लीडरशिप के रूप में मैं जानना चाहता हूं प्रशांत जी कि सोनिया गांधी अगर देखें तो एक विपक्ष के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी को कितनी, क्योंकि लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है। एक नेता ऐसी हैं जो इटली से आई हुई, जिनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं, वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को न सिर्फ हटाती हैं, मतलब उनका कुनबा, बल्कि साथ साथ 10 साल मनमोहन सिंह, जिनको मौन मोहन का कहते थे लोग, वो राज करते हैं इस देश में। आने वाले समय में 2024 की तस्वीर अगर देखी जाए और आज की तस्वीर जिसमें कि सोनिया गांधी को लेकर के लोग बहुत चर्चाएं कर रहे हैं, उसमें आप कहां देखते हैं उनको? आवाज आ रही मेरी? जी, सोनिया गांधी की लीडरशिप की जो कसौटी है वो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल में देता हूं आपको कि शरद पवार कांग्रेस से विदेशी मूल का मुद्दा बना के सोनिया गांधी का पार्टी छोड़कर गए और अलग पार्टी बनाई। जो पार्टी बनाई उसने कांग्रेस के साथ ही गठबंधन किया, कांग्रेस के ही प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में शरद पवार मंत्री रहे। तो सोनिया गांधी की लीडरशिप की इससे बड़ी कसौटी और क्या होगी? तो और उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी है पूरे अपोजिशन में, उनको बहुत सम्मान से लोग देखते हैं। और केवल विपक्ष की पार्टियां ने, बीजेपी के लोग भी सुषमा स्वराज से या अटल बिहारी वाजपेयी से या आडवाणी से सोनिया गांधी के व्यक्तिगत संबंध अच्छे रहे हैं। ये तो केवल ये लोग जो नए किस्म के लोग आए हैं, ये थोड़ा सा अलग तरीके से बर्ताव करते हैं। दूसरी एक बात, जैसे जो श्रवण जी ने कही, बार बार 77 पे जाना पड़ता है, क्योंकि 77 एक ऐसी हमारा राजनीति का एक मील का पत्थर है जहां से देश की राजनीति बदली थी और मल्टी पार्टी सिस्टम आया था। तो इसलिए बार बार वहां का उदाहरण देना पड़ता है। 77 में देखिए, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जरूर लगाई थी। उस वक्त की इंदिरा गांधी के आप इंटरव्यू आप पढ़ें या कुछ यूट्यूब में भी पढ़ें विदेशी एजेंसियों को जिन्होंने दिए थे, इंदिरा गांधी डिफेंसिव थी उस इमरजेंसी को लेकर। सीना ठोक के उन्होंने नहीं लगाई थी इमरजेंसी। ये जो सरकार है, ये सारे सही और गलत काम सीना ठोक के करते हैं, बेशर्मी के साथ करते हैं, लोकतंत्र की तमाम सीमाओं को लांघ के करते हैं। अभी संसद का सत्र खत्म हुआ, हम जानते हैं, पेगासस पे चर्चा हो रही सुप्रीम कोर्ट से लेकर दुनिया भर में, हम देख रहे हैं सब चीजें। इमरजेंसी के समय एक और बात हुई थी कि इंदिरा गांधी का जो इकोनॉमिक एजेंडा था वो कोई टाटा बिरला को साथ में लेके नहीं चली थी। उस वक्त टाटा बिरला अंबानी को गोद में नहीं बैठाया था सरकार ने। आज की जो सरकार है वो सामान्य पॉलिटिकल पार्टी है, सामान्य पॉलिटिकल प्रोसेस की सरकार नहीं है। और जैसा अमरेंदु जी ने कहा कि इनसे संविधान को खतरा है, इनसे लोकतांत्रिक जो मर्यादाएं उनका खतरा है। और ये किसी भी जिस तरह से कर्नाटक की सरकार गिराई, जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकारें गिराई, गोवा में जिस तरह सरकारें बनाई, मतलब एक सीरीज है पूरी की पूरी। और मजबूती ये कि तालिबान आ गए, आप बोल भी नहीं पा रहे हो, आप कहते हो कि डंका बजता है। तो ये बहुत ही सामान्य सरकार नहीं है, और ये
संविधान को, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पे रखकर सीबीआई, ईडी वगैरह से। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, जैसे मैंने कहा था, श्रवण जी ने भी वही बात कही कि अभी 19 पार्टियां दिख रही, कल 22 भी हो सकती, 24 भी हो सकती हैं। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे ये मोर्चा सामने आएगा, जिसको सोनिया गांधी कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक प्लान, तो सिस्टमैटिक प्लान यही है ना कि दो मोर्चे आपस में आमने सामने होंगे। तो चाहे वो डीएमके कांग्रेस का समझौता वर्सेस बीजेपी होगा, या टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वेस्ट बंगाल होगा। दूसरी एक चीज जो अमरेंदु जी ने जो इशारा किया कि संविधान को खतरा है, बिल्कुल है। लेकिन आप ये भी देखिए कि बीजेपी की 90% सीटें सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्र से आती हैं, 11 राज्यों से। वहीं पे पोलराइजेशन, सारी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स यही है, यही इनका अखाड़ा है, यही इनकी सीमाएं हैं, यही इनकी हद है। अब अगर आप संविधान के साथ देखिए, ये 11 सीटों में आप चुनाव की गणित करके, पोलराइजेशन करके, ध्रुवीकरण करके, गाय हिंदू मुसलमान करके आप चुनाव जीत लेंगे, संख्या के बल पर लोकसभा में भी आ जाएंगे। लेकिन संविधान के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे, जिसमें कि तमाम गैर हिंदी भाषी राज्य भी हैं, स्टेक होल्डर है बराबर से इस देश के, तो इस देश में बहुत बहुत शोर मचेगा, बहुत बवाल होगा, बहुत अस्थिरता पैदा होगी, देश की एकता को खतरा होगा। तो ये इतना आसान नहीं होगा इनके लिए करना, और इनको इस तरफ बढ़ना भी नहीं चाहिए। और अभी भी आप देखिए कि बीजेपी के साथ कौन लोग नहीं आ रहे हैं, या तो कुछ लोग न्यूट्रल हैं या बाहर हैं, लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्य के लोग नहीं आ रहे इनके साथ। तो ये इनका जो सीमाएं है वो हिंदी भाषी क्षेत्र तक ही है, और यहीं पे ये गाय की और हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स कर सकते हैं। जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की बात आप कर रहे हैं, एक बार फिर से श्रवण जी आपके पास ही आना चाहूंगा। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में जैसे बीजेपी के सामने जो विपक्षी दल हैं वो तो टिकते नहीं हैं, और लगातार हिंदुत्व की पिच तैयार करती हुई बीजेपी दिखाई देती है। आने वाले समय में हमने पिछला समय भी, पिछले 7 साल और उससे पहले के भी पन्ने को पलट करके हम देखें तो, और खासकर 2014 का जो चुनाव था उसी पिच पर तैयार किया गया। उसके बाद जितने भी राज्यों के चुनाव हुए, 2019 का चुनाव एक अलग राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ा गया, जबकि भारत और पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा और ये तमाम चीजें हम लोगों ने देखे। ऐसे मौके पर अब जबकि 2-3 चीजें जो घोषणा पत्र में बीजेपी की रही, उन चीजों को बीजेपी ऑलरेडी कहें तो जनता के बीच दे चुकी, जिसमें आर्टिकल 370 को खत्म करना कश्मीर से, उसके अलावा मंदिर वहीं बनाएंगे का जो उनका था नारा, उसको भी अब 2023 तक बोल रहे हैं, 2022 तक बिल्कुल सामने लेके आ जाएंगे, भव्य मंदिर बन जाएगा। अलग अलग जगहों के मंदिरों की बात भी अब राग अलापने लगे हैं इन सब में। और अभी भी उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं श्रवण जी की कई बार घूम फिर करके हिंदुत्व को सामने लाया जा रहा है। तो ऐसे में जो विपक्षी एकता है, ये अच्छी बात है कि आप एकजुट हो रहे हैं, लेकिन जहां पर 80% हिंदू हैं और उसमें से कई वो प्रतिशत तो मैं नहीं कहूंगा कि कितने प्रतिशत, लेकिन हाँ, जो लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं उसमें से कम ऐसे 80% तो होंगे ही जो कट्टर होंगे, जो कि बीजेपी को ही वोट देते आए होंगे। इन लोगों के दिमाग से ये हिंदुत्व का जो कीड़ा है, एक कीड़ा शब्द इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कहा गया है, कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि जो धर्म है वो अफीम की तरह है। तो ये जो अफीम की तरह जो हम एक राजनीति में उसका उपयोग कर रहे हैं, ये अगर और आगे बढ़ा दिया जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से, तब आप विपक्ष को कहां देखते हैं और क्या राजनीति को हम देखेंगे, किस तरह की राजनीति आने वाले समय में देखेंगे। एक तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी घटना आप बता भी रहे हैं कि है विपक्षी दल जो है एक साथ आ रहे हैं, लेकिन एक जिस पिच पर बीजेपी हमेशा लड़ती आई है, चलती आई है, राजनीति करती आई है, उस पिच को और भी मजबूती मिल जाए तो। मैं 3-4 चीजें आपने कही हैं, मैं सबका जवाब देता हूं। हिंदुत्व इस समय सबसे कमजोर विकेट पर है। भारतीय जनता पार्टी भी इसको जानती है
कि हिंदुत्व को लेकर वो उत्साह नहीं है देश में जो पिछले चुनाव के दौरान था। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता ही ये है कि जो उनका सबसे बड़ा कार्ड था हिंदुत्व का, वो इस समय काम नहीं कर रहा है। इसका बड़ा कारण मैं बताता हूं राजीव जी कि कोरोना के कारण जो मौतें हुई है, मैं जो हमारी सरकार के आंकड़े हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो विदेशी एजेंसियां हैं जो आंकड़े दे रही है उसकी बात कर रहा हूं कि विदेशी एजेंसियां या विदेशी अखबार कम से कम 40 से 50 लाख लोगों की जान गई है, ऐसा बताते हैं कोविड में। ये जो लोग मरे हैं, चाहे जितने भी मरे हों, जिन जाने गई हों, और कई लोग जो लाखों करोड़ों की संख्या में जो अस्पतालों में इंतजामी, ऑक्सीजन की कमी, बिस्तरों की कमी, डॉक्टरों की कमी, इसके कारण अस्पतालों में जो बर्बाद हुए हैं आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से, उनमें अधिकांश संख्या उन लोगों की है जो बीजेपी के वोटर हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। और जो गंगा में तैरती हुई या बहती हुई या उबरती हुई लाशों के जो फोटो हैं वो भी उत्तर प्रदेश के हैं। ये कोविड ने जो है हिंदुत्व के एजेंडे को बहुत पीछे धकेल दिया है और अब प्रधानमंत्री के मन की बात कोई स्वीकार नहीं करता है। दिक्कत यह है, उनके वो आश्वासन देते हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं, टीके, वैक्सीन आज भी पूरे देश में मेरे ख्याल से, मैं आंकड़े देख के बता दूंगा कि कोई 50 से 55% लोगों को ही सिंगल डोज लगा होगा और हो सकता है कि 20% के करीब लोगों को डबल डोज लगा होगा। मैं फिगर्स देख के बता दूंगा आपको, या 20% से भी कम होगा, 20 करोड़ के करीब लोग होंगे जिनको डबल डोज। और वैक्सीन के बारे में बड़े बड़े दावे किए गए थे, तो जनता इस समय बहुत नाराज है सरकार से। तो वो उसको लगता है जनता को कि हिंदू, और करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, उनकी नौकरियां चली गई है। और पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं आप देख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान अगर बहुत अच्छे पेट्रोलियम मिनिस्टर थे तो उनको क्यों हटाया आपने? आप बताइए ना मुझे क्यों हटाया? तो ये जो फैक्टर्स हैं, मोस्ट पॉपुलर मिनिस्टर्स को हटाया गया अभी यहां सरकार के जो रिशफल हुआ है, जो रविशंकर प्रसाद और जावड़ेकर और वो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री इन लोगों के पास थी, ऐसे लोगों को हटाया गया है। थावरचंद गहलोत, सोशल जस्टिस, गंगवार उत्तर प्रदेश के, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम, उनका मिनिस्ट्री चेंज कर दिए। रविशंकर प्रसाद आईटी और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जावड़ेकर सरकार के प्रवक्ता, कई चीजें हुई है, हम लोग उनको एनालाइज नहीं करते हैं। हमने अभी तक मंत्रिमंडल में जो चेंज हुआ, मैं दूसरी चीज पे अब आता हूं। आपने हिंदुत्व की बात कही, 2014 से 19 के बीच में देश में हिंदुत्व बहुत शिखर पर था, आप भी मानेंगे। पर 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इनकी सरकारें चली गई कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ में तो बहुमत बहुत ज्यादा है कांग्रेस का, तो कुछ नहीं कर सकते। राजस्थान में इन्होंने कोशिश की डिफेक्शन की, राजेश पायलट को, सचिन पायलट को डिफेक्ट करवाने की। और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य की मदद से इन्होंने सरकार गिरा दी। पर महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन टूट गया। मैं इसके अलावा आ रहा हूं, 2019 की बात करूं, झारखंड में
सोरेन की सरकार बन गई और रघुवर दास की उसके पहले सरकार थी। रघुवर दास की सरकार और सोरेन की सरकार के बीच में राष्ट्रपति वहां प्रेसिडेंट रूल था। हम लोग जो डिक्लाइन हो रहा है बीजेपी का उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो ये जो हिंदुत्व का एजेंडा है, और 2004 में अटल जी की जो सरकार हारी और कांग्रेस की सरकार बनी, अगर आप सीटों का डिफरेंस देखें कि कांग्रेस को कितनी मिली और बीजेपी को कितनी मिली, आप देखेंगे तो आंकड़े आपको चौंकाने वाले मिलेंगे। बहुत कम डिफरेंस है। वो तो यूपीए की सरकार बन गई। तो फर्क यूपीए की सरकार और बीजेपी की सरकार का है। यूपीए में कांग्रेस की कोई बहुत ज्यादा बहुमत नहीं था, इसीलिए आपने देखा कि डी राजा और तमाम लोग जिस तरह से काम करते रहे उसका मनमोहन सिंह को खामियाजा भुगतना पड़ा। तो और अटल जी की सरकार को आप देखिए कि किन राज्यों में हारी। जहां बीजेपी की हुकूमतें थी वहां उनकी सीटें कम हुई। गुजरात में नरेंद्र मोदी थे, उस समय पॉपुलरिटी के पीक पे थे, वहां अटल जी की सीटें आधी हो गई। इस समय जो खतरा है बीजेपी को यह है कि वो उनकी जो राज्य वहीं वो हार सकते हैं और वहां बहुत अनपॉपुलर है बीजेपी। इसीलिए उत्तर प्रदेश को एज ए बार्गेनिंग स्टेट और ऐसी स्टेट के तौर पर कि वहां देखो हमने जीत कर बताया है हिंदुत्व के एजेंडे पर, तो बाकी देश में भी जीतना चाहिए। वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। बाकी हिंदुत्व का एजेंडा तो पूरी तरह से गायब हो चुका है। हिंदुत्व का एजेंडा पूरी तरह से गायब हो चुका है और ऐसे भी राजनीति जो है धर्म और संप्रदाय से अगर ऊपर उठकर की जाए तो ज्यादा अच्छी है। और उसमें भी भारत जैसे सेकुलर कंट्री में ये बात तो होनी भी चाहिए। और लेकिन इस बीच एक चुनौती भारत के सामने है, वो अफगान की चुनौती है। अफगान में तालिबान, और तालिबान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी तक जो चुप्पी है वो क्या कुछ कहेगी आने वाले समय में, ये भी समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। आने वाले समय में देखेंगे, समझेंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि विदेश नीति जो हमारी है वो भी पिछले दिनों लगातार गिरती जा रही है और उसका खामियाजा देश के अंदर देश की जनता को भुगतना पड़ता है। विदेश के साथ हमारे क्या संबंध रहते हैं वो उस पर भी नजरें रहनी चाहिए और हम सबकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं। और बहुत बड़ा घटनाक्रम वहां भी है। एक तरफ ये घटनाक्रम, बड़ा घटनाक्रम कहें तो विपक्षी एकता यानी कि विपक्षी दलों को एकजुट होना, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान जहां पर भारत का बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ रहा अभी तक, और अफगानिस्तान हमेशा भारत की तरफ देखता रहा। बहुत सारी चीजें भारत के इर्द गिर्द अफगानिस्तान की पिछले 20 सालों से घूमती रहीं, लेकिन आज वहां तालिबान का शासन सामने दिखाई दे रहा है, आ चुका है ऑलरेडी। कौन राष्ट्रपति बनते हैं, क्या होता है, ये घोषणा मात्र बाकी है। उसमें भारत की क्या भूमिका होगी, आने वाले समय में भारत के ऊपर कैसी बलाएं आएंगी। जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी कह चुके हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे अगले 1 साल में, तो क्या ऐसा कुछ होगा। ये तमाम बातें हैं, देखने समझने की जरूरत है। लेकिन हम यहां चर्चा सोनिया गांधी की आज की जो बैठक थी उस पर कर रहे थे, और साथ साथ ये कि क्या सोनिया गांधी जो हैं वो एक ऐसी कद्दावर नेता हैं जो समूचे विपक्ष को एक साथ एक सूत्र में पिरो सकती हैं, बांध सकती हैं, और उसके साथ क्या विपक्षी दल जो हैं वो उनकी एकजुटता जो है वो मोदी सरकार को चुनौती दे सकती है, खासकर 2024 में। ये समझने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ 3 खास वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल आप लोगों ने देखा मौजूद है। श्रवण गर्ग जी हैं हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय हैं। चर्चा का समय खत्म हो चुका है, इसलिए अब यही आप लोगों से विदा लेना होगा। श्रवण जी, बहुत धन्यवाद कि आप चर्चा के लिए जुड़े
और बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ, और बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी, आप जुड़े रहे। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे साथ तमाम साथी जो जुड़े रहे, हेमंत कुमार, असलम चिश्ती, मोहम्मद हुसैन, उस्ताद अहमद, अमरेंद्र कुमार सिंह, नवाब गोल्ड, बहुत लोगों के विचार जो नहीं ले पाया, कुंदन बिहारी, फनी वीडियो, ये भी जुड़े रहे, जो लिख रहे हैं कि मोदी जी और भाजपा को मैं कभी कभी चाहता हूं कि ये सत्ता में आए, ये सत्ता से जाएंगे तभी भारत में खुशियां आएंगी और जनता भी खुश होगी। परवीना खातून कह रही हैं फ्री एलपीजी सिलेंडर्स 880 रुपए। और मनप्रीत कह रहे हैं कि सर अन्ना हजारे का किसान आंदोलन में शामिल होना अगर होते हैं तो भारत की राजनीति को कितना प्रभावित करेगा, विपक्ष को खुलकर धर्मनिरपेक्षता की बात करनी चाहिए, बीजेपी पंजाब, हरियाणा, बंगाल, तेलंगाना खत्म हो चुकी है। अन्ना हजारे भाई साहब, मनप्रीत जी मैं कह रहा हूं कि वो किसानों के इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, ये आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि अन्ना हजारे अपॉर्चुनिस्ट हैं, उनको जो काम मिला था वो काम करके अब आराम फरमा रहे हैं। तो शायद बहुत लोगों को जो अन्ना हजारे को पसंद करते हैं उनको मेरी बातें न पसंद आए, लेकिन सच्चाई यही है और पिछले 2012 से लेकर के अब तक हम लोग वही देखते रहे हैं। रूपराम गुरवाल कह रहे हैं कि सही बात सच्चाई के साथ। राजीव जी बहुत धन्यवाद रूपराम जी आपको कि आप देखते हैं। समीर शर्मा जी गुड नाइट कह रहे हैं, समीर जी आपको भी गुड नाइट। और समीम अंसारी सऊदी अरबिया से हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत धन्यवाद समीम अंसारी भाई आपको। नियाज भी हमारे साथ हैं, भाजपा हटाओ देश बचाओ कह रहे हैं। फजीलुर रहमान थैंक्स लिख रहे हैं। मोहम्मद मुकर्रम अंसारी भी हमारे साथ बने हुए, मदीना का मुसाफिर हमारे साथ में हैं। मोहम्मद हुसैन हैं हमारे साथ में, कह रहे हैं सर किसानों की बात नहीं अभी चल रही है। बिल्कुल किसानों की बात बिल्कुल चलती रहती है और आगे भी चलेगी। असलम चिश्ती, प्रवीण जी सही लिख रहे हैं। तो ये तमाम हमारे साथी लगातार अपनी अपनी बातें, अमरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि गलती से यूपी में योगी आ गए तो कटोरा लेकर रोड पर आ जाएगा, बड़े लोग गाड़ी में बैठकर जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। उसैद अहमद कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर बहुत दिनों तक नहीं टिकता है, उसकी नजीर आपके सामने मौजूद है। आपको याद हो इस्लाम धर्म खतरे में है, आज पूरी दुनिया में मुस्लिम देशों का हाल क्या है, अब हिंदू धर्म खतरे में है, ये भी दम तोड़ रहा है। तो उसके अलावा वरुण दत्त स्वामी भी, बीजेपी इज लूजिंग द स्टेट वेयर इन पावर ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ हिज लूटिंग एंड फॉल्सहुड एंड करप्शन इन गवर्नेंस। बिल्कुल सही कह रहे हैं वरुण दत्त स्वामी जी। असलम चिश्ती कह रहे हैं इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, बिल्कुल सही बात है। तो तमाम साथियों, दिलीप पाटिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अन्ना हजारे अनंत हैं बीजेपी के कह रहे हैं। नवाब गोल्ड भी हैं, अन्ना हैं बीजेपी के। तो दोस्तों अब सुभाष तिवारी, कुंदन बिहारी, मोहम्मद राजा, आप तमाम लोगों से अब विदा लेने का वक्त आ गया है। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी। बहुत सारी बातें आज हुई हैं और बहुत गंभीरता के साथ हमारे तीनों साथी ने बहुत सारी बातें कही, आप लोगों को बहुत सारी बातें आप लोगों की हमने भी सुनी। तो अब मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए हमारे तमाम दूसरी खबरों के साथ में और देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।